हमारी हुकूमत की मदद 14 अगस्त को खत्म हो जाएगी। उसके बाद जब भी इलेक्शन अक्टूबर में, नवंबर में जब भी होते हैं, इलेक्शन कमीशन ने उसका ऐलान करना है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पावर पॉलिटिक्स विद आदिल अब्बासी। वज़ीर आज़म ने वाज़े कर दिया है कि 14 अगस्त के बाद मौजूदा हुकूमत के कायम रहने की कोई कोशिश नहीं की जाएगी, लेकिन इलेक्शन की तारीख के हवाले से अभी तक हुकूमत बेयकीनी का शिकार है, क्योंकि हाल ही में एक कानून के जरिए इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार सदर मुमलिकत से लेकर इलेक्शन कमीशन को दे दिया गया। आम ख्याल है इलेक्शन की तारीख का फैसला चेयरमैन PTI और बतौर जमात तहरीक इंसाफ के मुस्तकबिल से जुड़ा है। इस हवाले से वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के बयान इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। ये केसेस जो हैं ये ट्रायल में साबित हो और अदालत से इस मुनाफिक आज़म को सजा हो। इससे पहले भी रिलीफ जो है वो मिलता रहा है, अब भी इस बात के इम्कानात हैं 100% मिल सकता है। हर दफा वहाँ से मिला है। वो टोला जो 9 मई के वाकयात का जिम्मेदार है, उस टोले में मुलव्वस किसी भी फर्द को इस मुल्क में सियासत करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। ऐसे लोग जो मुल्क के दिफा के ऊपर हमलावर हों, ऐसे लोग जो मुल्क दुश्मनों के साथ मिलके मुल्क में फितना और फसाद बपा करने पे आमादा हों, जो लोग दिफाई तनसीबात को नुकसान पहुंचाएं, जो लोग शुहदा की यादगारों की बेहुरमती करें और वहां पे जूते और डंडे बरसाएं, ऐसे लोगों को कोई हक नहीं पहुंचता कि वो इस ममलकत, इस रियासत के इलेक्शन में हिस्सा ले। टोले को इजाजत नहीं होनी चाहिए, बाकी सबको इजाजत होनी चाहिए। ये सवाल कि क्या तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लग सकती है, इस हवाले से हतमी तौर पर कुछ कहना कबल वक्त होगा, मगर गुज़िश्ता रोज की पेशरफ्त को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। कल इलेक्शन इस्लाहात कमेटी ने इलेक्शन एक्ट में 70 से ज़ायद तरमीम का जायजा लिया, जिसमें एक तजवीज़ ये भी है कि सियासी जमातों पर पाबंदी का इख्तियार पार्लियामेंट को दे दिया जाए और पार्लियामेंट की मंजूरी के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट को भेजा जाए। ये देखना है कि क्या हुकूमत PTI चेयरमैन ग्रुप पर पाबंदी का इरादा रखती है। दूसरी तरफ PTI चेयरमैन की इंतखाबी सियासत का फैसला करने के लिए तोशा खाना रेफरेंस अहमियत इख्तियार कर गया है। सेशन कोर्ट की जानिब से रेफरेंस काबिल समाअत करार दिए जाने के बाद आज की कार्रवाई में दोनों गवाह मौजूद थे, मगर PTI चेयरमैन पेश नहीं हुए। इस पर जज ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि 7 माह जो रिमार्क्स दिए हैं उसमें कहा कि 7 माह से केस इल्तवा का शिकार है। कभी ऐसा देखा है कि 7 माह से केस चल रहा हो और मुल्ज़िम सिर्फ एक बार अदालत आया हो? इन सख्त रिमार्क्स के बावजूद अदालत ने आज के दिन हाजिरी से इस्तिस्ना दिया, मगर कल जाती हैसियत में तलब कर लिया है। दिलचस्प बात है कि PTI ने तोशाखाना रेफरेंस काबिल समाअत करार देने के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखा है, मगर आज चीफ जस्टिस आमिर फारूक की अदम दस्तयाबी की वजह से अपील पर समाअत नहीं हो सकी। क्या ये केस भी उसी रफ्तार से चलेगा जैसे मियाँ नवाज शरीफ का केस चला था? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं हसन अयूब साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, अज़हर सिद्दीक साहब, सीनियर वकील हैं, तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में ज़रा मईशत पे बात करेंगे। अब मिडल ईस्ट से जो है वो पाकिस्तान को जो सपोर्ट आनी थी IMF के बाद, वहाँ से सपोर्ट आना शुरू हो गई है। UAE से भी आ गए हैं, सऊदीया से भी आ गए हैं पैसे, तो इस पर भी थोड़ी सी मईशत पर भी बात करेंगे। और प्रोग्राम के आखिर में ज़रा गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर भी बात करेंगे कि वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ कौन वज़ीर आला बनने जा रहे हैं और क्या चल रहा है। लेकिन आई स्टार्ट विद यू हसन, मुझे ये बताइएगा कि आज की समाअत में चेयरमैन PTI पेश नहीं हुए हैं। जज से उनके वकील की तलखी भी हुई है और जज ने नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी करने की तंबीह भी की है। हाई कोर्ट में हमने देखा कि कॉज लिस्ट जो है वो कैंसिल हो गई। ये 7 माह से केस आपके ख्याल में आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा? ये तो ताख़ीरी हरबे हैं। ये तो अज़हर सिद्दीक साहब भी जानते हैं कि चेयरमैन PTI तमाम अदालतों में पेश होते हैं, सवाए जो ये ट्रायल कोर्ट है, जो फौजदारी कार्रवाई होनी है तोशाखाना की, जिसमें कंप्लेनेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। अब इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी देखे तो आईनी इदारा है। अब उसने वहाँ पर पहले अपनी समाअत की, अपना एक फ़ैसला दिया और उस फैसले में उन्होंने फौजदारी कार्रवाई का कहा, जिसके लिए ट्रायल जो है वो ज़रूरी है। अब ट्रायल कोर्ट में ये मामला गया है। अब ट्रायल कोर्ट के अंदर जो है वो चार्जेस इनके ऊपर फ्रेम हो चुके हैं। अब 10 मई को की तारीख को इन पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी है। अब केस बढ़ना है, आगे चलना है। जितनी मर्जी ताख़ीर कर लें, बहरहाल इस केस ने कंक्लूड तो होना है कि अनटिल के अनलेस हाई कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट इसको नाकाबिल समाअत करार दे दे, क्योंकि ट्रायल कोर्ट ने तो अपना फैसला सुना दिया है। जो एडिशनल सेशन जज है उन्होंने कह दिया है जी कि ये केस काबिल समाअत है। अब हाई कोर्ट में जो उनकी जो अर्जेंट हेयरिंग की एप्लीकेशन थी, वो जो केस हो गया वो तमाम के तमाम केसेस जो चीफ जस्टिस के पास ज़ेर समाअत थे वो डीलिस्ट हो गए।
अब उसका आ रही है कि अब जो मेरी सोर्सेज बता रहे हैं कि कल भी ये केस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो रहा और कल 11:30 बजे का टाइम दिया हुआ है कि तोशाखाना केस में इमरान खान साहब ने हाजिर होना है और केस ने आगे बढ़ना है। इसमें ये केस जो है वो 6-7 हेयरिंग से ज़्यादा का केस नहीं है। ये ट्रायल 6-7 या 8 हेयरिंग मैक्सिमम होंगी और उसके बाद ये फैसला इसका आ जाएगा। अब इमरान खान साहब के पास, चेयरमैन तहरीक इंसाफ के पास जो है वो ऑप्शन कोई बचे नहीं है। अब उनके पास ऑप्शन यही है कि वो कोर्ट ऑफ लॉ में ख़ुद को पेश करें और फिर अपना केस कंटेस्ट करें, ना कि उससे फरार इख्तियार करें। लेकिन इस वक्त जो बज़ाहिर हालात नज़र आ रहे हैं कि ख्वाजा हारिस साहब जो हैं वो पीछे हो गए हैं और एक नए वकील आ गए हैं जो अब वो इसको जो है वो लीगल बैटल नहीं करेंगे, वो एक पॉलिटिकल बैटल उनकी होगी जज साहब के साथ, जो आइंदा दिनों में हमें देखने को नजर आएगा, जो लड़ाई झगड़ा होगा उनका अदालत में। आदर सिद्दीक साहब, ये बताइए इस केस में पीटीआई की क्या हिकमत अमली है? क्या पीटीआई जो है इसको टेक्निकल ग्राउंड्स पर लड़ना चाहती है और उलझाकर वक्त हासिल करना चाहती है ताकि मेरिट पर बात ही ना हो? ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो फिर डिस्कशन को कंटिन्यू। वेलकम बैक। अजहर साहब, टेक्निकल मसला आ गया था, टेक्निकल ग्राउंड से निकल कर हम जो है वो स्काइप के टेक्निकल में चले गए थे। जी गो हेड। अच्छा देखिए, मैं एक बात बताऊं आपको, पूरी दुनिया का मुसलमान कानून है, असूल है कि जब भी दायरा इख्तियार चैलेंज किया जाए, जब तक वो तय ना हो प्रोसीडिंग आगे चल नहीं सकती हैं। ये मैं इंडिया चले जाए, किसी जगह भी चले जाए, तो यहाँ इशू इसमें क्या इमरान खान ने जुर्म क्या किया है? बड़ी मजेदार बात है। जुर्म क्या किया? सालाना गोशवारे देनी होती है दिसंबर में, यानी ये 2018 के हैं, दिसंबर में दे दी तो उसके अगले 120 दिन यानी अप्रैल 2019 तक उस पर इलेक्शन कमीशन ने एक्शन लेना था। कोई डिस्क्रिपेंसी थी वो देखनी थी, नहीं 2019 में आ जाए, अप्रैल 2020, अप्रैल 2021, यानी जिसको ले अजहर साहब, आपको मैं माजरत चाहता हूं कि आपको कहीं शायद ये गाड़ी रोकनी पड़ेगी क्योंकि ये टेक्निकल मसला आपका मुसलसल चल रहा है, आपके सिग्नल्स का कुछ इशू आ रहा है। आपको शायद ये गाड़ी रोक के थोड़ा सा फिर अगर आप बात करें ज़्यादा मुनासिब होगा। आपका आर्गूमेंट ही सामने जा नहीं रहा, लेकिन जो मैं समझ पा रहा हूँ आप ये कह रहे हैं कि इसमें इंटेंशन मेलाफाइड लग रही है, जिसकी वजह से इस केस को टेक्निकल ग्राउंड के बजाय आप ये कह रहे हैं कि पहले इसका दायरा कार चेक करना पड़ेगा। यही सारी बहस है। इसमें 7 महीने गुजर गए। मुझे अच्छे तरीके से याद है, मैं अभी कुछ महीनों पहले की बात है, मैं फारूक एच नाइक साहब के साथ ट्रैवल कर रहा था। हम इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे मिले, आ रहे थे हम कहीं से, तो उनको मैंने कहा कि आजकल जो है वो तहरीक इंसाफ ने या पीटीआई के जो चेयरमैन हैं उन्होंने भी जो है वो आपका वाला फारूक एच नाइक फार्मूला जिसमें हर केस को टेक्निकल ग्राउंड्स पर डिले करना चाहिए वो अडॉप्ट किया हुआ है। वो बड़े ज़ोर से हंसे और मुस्कुरा के उन्होंने कहा देखें मेरा फार्मूला कितना काम का है। सो बज़ाहिर इससे पहले अगर आप माजी देखें तो हमें ऐसा लगता है कि तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये था कि अगर आप क्लीन हैं, क्लियर हैं, सामने जाएं, अदालतों को फेस करें, अपना केस सामने रखें, अपनी जान छुड़ाएं और आगे बढ़ जाएं। लेकिन केस के अंदर, कई केसेस के अंदर आप टेक्निकल ग्राउंड्स ही लिए जा रहे हैं, जिसको आप कह रहे हैं कि ये देखना पड़ेगा कि ये दायरा कार आता भी है कि नहीं, और फिर हमारा अदालती निज़ाम माशाल्लाह 8-8 महीने तक ये तय नहीं कर पाता। जी वैसे वो मैंने आपको बताया, बड़ा हंसे इस बात पे फारूक एच नाइक साहब कि हाँ मेरा फार्मूला देखें अभी तक इस्तेमाल हुआ है। अदर साहब वो हंस रहा है ना, वो तो हंस रहा नहीं है, वो फारूक एच नाइक साहब से वो मेरा पहले फार्मूला था जो कराची के अंदर मैंने जाके नैब की अदालतों में अपनाया था। मैं ये तारीखी बात बता रहा हूँ आपको। अच्छा। और वो वाला वो आसिफ हुसैन वाला केस था जिसमें मैंने कॉपियां तकसीम करनी है, चार्ज फ्रेम नहीं हो सकता, वो मेरा फार्मूला था। यहाँ जो बेसिक प्रिंसिपल है कि इलेक्शन कमीशन अपना दायरा इख्तियार खो चुका है, यानी लिमिटेशन का एक प्रिंसिपल है। लिमिटेशन का क्या प्रिंसिपल है? 120 दिन के अंदर काम करना था, उन्होंने नहीं किया। अब इलेक्शन कमीशन के और हुकूमत वक्त ने इसको लीगलाइज करने के लिए क्या बदनीति की, उन्होंने स्पीकर को एक रेफरेंस भेज दिया। अच्छा, रेफरेंस भेजकर स्पीकर इख्तियार ही नहीं है उसका, क्योंकि आर्टिकल 63 में आता नहीं है ये। स्पीकर ने मामला इलेक्शन कमीशन को भेज दिया, इलेक्शन कमीशन ने गैर कानूनी तौर पर उस इख्तियार को लिया और 2 खतरनाक काम किए।
एक तो कह दिया कि जनाब ये करप्ट प्रैक्टिस में आता है, सेक्शन 167 में, 174 में सजा है, इस्तगासा 190 के अंदर आएगा। इससे आगे चला गया 2 हाथ, कहता है कि इमरान खान साहब नाअहल भी हो जाएं, 62(1)(f का दायरा इख्तियार इस्तेमाल कर लिया, ना इलेक्शन कमीशन कोर्ट है ना ट्राइब्यूनल है। अब जब ये वाला मामला आया, ये दोनों चीजें इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज की गई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाद चूंकि ये मियां वाली का केस था, मियां वाली के हवाले से वोटर मेंबर की तरफ से मैंने लाहौर हाईकोर्ट में दरखास्त दायर की। लाहौर हाईकोर्ट में सेक्शन 137 और ये सारे मामले देखे, यहाँ लार्जर बेंच बना, इमरान खान साहब यहाँ रिस्पोंडेंट के तौर पर आए। फिर इमरान खान साहब ने ये मामला चूंकि मियां वाली का था, वो यहाँ लाहौर में चैलेंज कर, लाहौर में 5 मेंबर हाईकोर्ट का बेंच मामला देख रहा है और उसमें सेक्शन 137 के ऊपर ये तय हो गई है कि आप नाअहल कर नहीं सकते हैं। अब एक दरखास्त दी हुई है जनाब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट के, आप ये केस वापस दे दें, जो लाहौर हाईकोर्ट लार्जर बेंच देख रहा है वो वापस ही नहीं दे रहे। यानी वो अच्छा, लेकिन अजहर साहब इसमें एक मसला ये है कि जो इसमें एक और मसला भी था, जो सेशन कोर्ट ने जजमेंट दी है उस फैसले के अंदर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला भी दिया है, मतलब वो बहुत इतनी कोई वेग भी नहीं है, उन्होंने वो रेफरेंसेस यूज किए हैं सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के। तो ये कोई ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही दायरा कार का मामला है, उन्होंने भी कोई पोजीशन ली है। अब बड़ी मजेदार बताऊं, नहीं बड़ी मजेदार बात बताऊं, अगर यही बात थी तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को पहला फैसला सेट असाइड करने की क्या जरूरत थी? जरा समझिएगा इस बात को। अब दोबारा आया, उन साहब को तो अपना पता नहीं कौन से पाँव लगाए उन्होंने 7 दिन का कहा, 7 दिन सुनना गवारा तक नहीं किया। और आप ट्रायल चलाना चाहते हैं। सर मैं यही तो बात कह रहा हूं कि आप पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और ये मामला दूसरा जो है सुप्रीम कोर्ट में भी चला गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज कर दिया। ये मेरे पास नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ये दायरा इख्तियार पे ये मामला खत्म हो जाना है, कुछ नहीं है इसके अंदर। या तो इमरान खान साहब ने बहुत बड़ी करप्शन की है। राइट, पॉइंट टेकन सर, पॉइंट टेकन। मैं हसन आपके ख्याल में भी ये जो दायरा इख्तियार को चैलेंज कर दिया गया, जिस तरह वो अजहर साहब भी बात कर रहे हैं, कभी लिमिटेशन कानून का सहारा, एक अदालत दूसरी अदालत, ये जरदारी साहब इसमें कामयाब रहे, लेकिन अजहर साहब तो आज कह रहे हैं वो फारूक एच नाइक फार्मूला नहीं है, मेरा फार्मूला है। तो फारूक एच नाइक साहब का फार्मूला से पहले अगर अजहर साहब कहते हैं मेरा फार्मूला है, तो फिर जरदारी साहब को इनका फार्मूला काम आता रहा है बहुत। नहीं, अजहर साहब जो हैं वो माशाल्लाह बड़े फार्मूलेज हैं इनके पास, लेकिन अब ये बात जो है ना, ये ऑनेस्ट बात नहीं कर रहे। ये इमरान खान साहब के लिए ना इनका एक प्यार है, वो उसी तरफ लेके जा रहे हैं। इनसे पूछें कि क्रिमिनल केस कब टाइम बार हुआ है? जो फौजदारी कार्रवाई होती है वो कभी टाइम बार होती है? बिल्कुल कभी भी नहीं होती। अब इस पर कभी भी ये नहीं कहेंगे कि वो टाइम बार नहीं है। क्यों जी अजहर साहब? फौजदारी जो केस होता है वो टाइम बार होता है। देखिए मैं एक सवाल में रखता हूँ, किसी मर्डर की आप 10 साल बाद ये फौजदारी प्रोसीडिंग नहीं है, तो फौजदारी कार्रवाई के लिए दरखास्त है ना, और कौन सी फौजदारी आवाज चलेगी उनकी शायद नहीं है, ये भी बता दूं मैं आपको, ये पेनल्टी है, ये पीनल प्रोविजन है, पीनल प्रोविजन का प्रिंसिपल और है, ये फौजदारी प्रोसीडिंग नहीं है। वो कह रहे हैं ये करप्ट प्रैक्टिस होगा, करप्ट प्रैक्टिस की सजा दी है, पेनल्टी दी हुई है, इलेक्शन की कंप्लेन है और फौजदारी कार्रवाई है। दूसरा जो कह रहे हैं ना कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला सेट असाइड किया था, वो सेट असाइड नहीं किया था, उन्होंने रिमांड कर दिया था दोबारा ट्रायल कोर्ट को, और ट्रायल कोर्ट को उन्होंने कहा है कि दोबारा आप उनको सुने। दोबारा सुनने के बाद ट्रायल कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया कि ये जो तोशाखाना केस है ये काबिल समाअत है। अब अगली चीज़ देखें, अगली चीज़ ये है कि ये पीटीआई का अपना एक नैरेटिव रहा। आपको याद होगा कि जब पैनामा के मुकदमात आए थे तो कहते थे कि चोरी नहीं की तो तलाशी दो, चोरी नहीं की तो तलाशी दें, यानी वो मरीम नवाज शरीफ को भी कहते थे, मियाँ नवाज शरीफ को भी कहते थे। तो भाई अब सवाल ये है कि अगर आपने चोरी नहीं की तो तलाशी दें। अब वो तलाशी नहीं देना चाह रहे। अब देखिए 7 माह में एक हेयरिंग पर वो तोशाखाना में गए हैं और बाकी तमाम हेयरिंग में उन्होंने जो है जरा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जरा देखिए, मैंने आपसे अजहर साहब, मैंने भी आपके सामने सवाल रखा था कि जो पीटीआई की सारी पॉलिटिक्स थी वो इस बात पे थी कि भाई अगर आपने चोरी नहीं की, आप सामने आए, अपनी बेगुनाही साबित करें और चले जाएं। और पीपल्स पार्टी को, पीएमएलएन को इस बात पे क्रिटिसाइज करते थे कि कभी ये बीमारी का बहाना बना लेते हैं, कभी कोई और टेक्निकल ग्राउंड्स ले लेते हैं, भाई आप जाएं अदालतों को फेस करें, बताएं कि ये मेरे पे झूठा इल्जाम है, निकल जाएं इसमें से। एक तरफ पीटीआई चेयरमैन ये कह रहे हैं कि भाई आप मुझे मिलिट्री कोर्ट्स में बुलाएं, मैं बगैर वकील के पेश होऊंगा और अपना केस खुद लड़ूंगा और मुझे बहुत तजुर्बा हो गया है। दूसरी तरफ जहां उनको मेरिट पर इस केस को लड़ने का मौका मिल रहा है, वहां वो टेक्निकल ग्राउंड्स और इसका सहारा ले रहे हैं कि ये मेरिट नहीं बनता, अगर आपने कुछ नहीं किया। मतलब ये समझने नहीं आ रही ना बात कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पर आप अदम एतमाद भी कर रहे हैं और फिर उसके बाद आप अपील भी उन्हीं की अदालत में लेकर जा रहे हैं। डजंट मेक सेंस। अच्छा, मैं
मैं एक आम ये मैं चैलेंज का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ। पहली तो बात है आइन और ये सेक्शन 137 पढ़ लेना चाहिए था। ये फौजदारी जुर्म नहीं है। और ये जो कह रहे हैं तलाशी नहीं देनी है, तो ये इलेक्शन कमीशन ये इख्तियार इस्तेमाल कर चुका है। जरा बात को समझिएगा, ये तो इस्तगासा चल रहा है आगे। भाई इलेक्शन कमीशन ने जो अपना इख्तियार इस्तेमाल, ये और दूसरा बताऊं, ये पेनल्टी है सेक्शन 137 की प्रोसीडिंग। ये फौजदारी नहीं है। फौजदारी प्रोसीडिंग तो वो आनी है जो आपके पाकिस्तान या बाकी मामलात नैब के अंदर हो, एंटी करप्शन के अंदर हो। ये फौजदारी प्रोसीडिंग कैसे होगी? इनकम टैक्स के अंदर भी इस तरह की प्रोसीडिंग होती है। मैं इसका जवाब लेता हूं। भाई कैसे हो गए? वो कह रहे हैं फौजदारी प्रोसीडिंग्स ही नहीं है। फौजदारी प्रोसीडिंग है ना ये तो बेसिकली। इसमें तो आप जी अजहर साहब को मुकम्मल करें। जी अजहर साहब, हाँ एक मिनट और सुनिए। अजहर साहब ने गाड़ी नहीं रोकनी अपनी, वैसे उनकी आवाज कट जाती है बीच में, लेकिन गाड़ी उन्होंने रोकी नहीं। उन्होंने कहा मैं सफर करता रहूंगा। ये भी एक टेक्निकल मसला है। वो समझते हैं कि अगर गाड़ी रुकी तो केस रुक जाएगा, गाड़ी चलने दो। लेकिन गाड़ी थोड़ी स्लो चलाएं सर, क्योंकि ना सिग्नल आपके आउट हो रहे हैं। नहीं मैं बताऊं, यहाँ गाड़ी रोक नहीं सकते। आपको पता है इंग्लिस्तान में एक मसला। एक और बात बड़ी मजेदार रखने लगा हूं बात आपके सामने। आप अमजद परवेज एडवोकेट को जानते हैं, नवाज शरीफ खानदान के वकील हैं। भाई वो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं। मुझे सिर्फ ये बता दें, ईमानी नहीं है तो ये वो खास तौर पर अमजद परवेज को क्यों चुना गया? बताता हूं कि मुझे नैब के लिए प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किया मरियम के केस में। मैं 2 पेशियां पेश की, मुझे पेश ही नहीं होने दिया गया। यानी अगर ये इस तरह की बातें करनी है तो आए खुला मैदान खेलें। ये एम्पायर साथ मिला के मत खेलें कि आपकी मर्जी के वकील, इलेक्शन कमीशन का इस्तगासा आपका, आप ही खुद आ जाए आगे। इसको कहते हैं राइट टू फेयर ट्रायल। ये फेयर ट्रायल है। यानी मैं चैलेंज कर रहा हूँ, 3 बातें चैलेंज कर रहा हूँ कि एक ये फौजदारी प्रोसीडिंग नहीं है, ये पीनल प्रोविजन है। इलेक्शन तैयार नहीं है, जब तक धारा तय नहीं होगा फौजदारी प्रोसीडिंग आगे जा ही नहीं सकती है। आप आ जाए पाकिस्तान, आपको इलेक्शन कमीशन का वकील बना देते हैं। भाई आए, मैं चैलेंज दे रहा हूं तोशाखाना केस में। और मैं बेवकूफ नहीं हूं। इस मुल्क में तबाही की जिम्मेदार ये इलेक्शन कमीशन है। इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह के इख्तियारात इस्तेमाल किए तारीख में लिखे जाएंगे। आज इलेक्शन नहीं कराए, जितने काम किए हैं सिर्फ एक पार्टी को कुचलने के लिए इलेक्शन कमीशन एक काम के तौर पर काम करता रहा है। बट वो कह रहे हैं फौजदारी मुकदमा है, नहीं हमें साबित करें। फौजदारी कार्रवाई है, इसमें 3 साल की क्रिमिनलिटी है, 3 साल की मतलब कन्विक्शन हो सकती है, 5 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है, 5 साल की डिस्क्वालिफिकेशन है। वो कह रहे हैं नहीं है, वो नहीं मानना चाह रहे। तो वो अब उनको प्रॉब्लम ये है कि अमजद परवेज साहब क्यों वकील है? वो वकील तो वो हर एक के लिए वकील बनते हैं। इवन के मीर शकील रहमान ने भी उनको वकील हायर किया हुआ था अपने केस में, नैब वाले केस में। ठीक है, तो अमजद परवेज एक नॉन लॉयर है। आप अगर नैब के स्पेशल प्रोसिक्यूटर बन सकते हैं मरीम नवाज के खिलाफ एवन फील्ड वाले केस में, अजहर सिद्दीक साहब गो कि इनका बायस इमरान खान जो बायस अगेंस्ट जो है मरीम नवाज वो बड़ा वाज़ेह था, इसके बावजूद इनको नैब ने वकील हायर कर लिया, एंगेज कर लिया। गो कि इन्होंने आर्गूमेंट नहीं किए, वो अपनी इनकी बात थी, वरना 2 पेशियों पर तो ये आए थे। इसी तरह अमजद परवेज साहब जो हैं, अगर वो आए हैं और वो वकील हैं, मतलब उनको वो कोई भी लोग, आपको बता रहा हूँ कि मीर शकील रहमान साहब ने उनको हायर किया हुआ था। इस तरह अमजद परवेज साहब को मरीम नवाज ने भी हायर किया था। इस तरह अमजद परवेज साहब को जो है वो बहुत से लोग जो है वो हायर करते हैं और वो बड़े अच्छे फौजदारी ट्रायल के वकील हैं। अब ख्वाजा हारिस साहब के मुकाबले का टक्कर का वकील लेकर आना था ना जी। अब ख्वाजा हारिस साहब के टक्कर का वकील लेकर आना ना। अब ख्वाजा हारिस साहब को छोटा नाम तो नहीं है वकला में, जो फौजदारी केसेस में या फिर आप मखदूम अली खान साहब ले आए या आप अमजद परवेज साहब ले आए, तो इलेक्शन कमीशन ने इन्हीं 3-4 बड़े वकला में से किसी एक को लेना था ना। तो जाहिर बात है अमजद परवेज साहब को लेना था, वरना ख्वाजा हारिस साहब की टक्कर का बंदा नहीं है। लेकिन अब ये ख्वाजा हारिस साहब को इस्तेमाल नहीं करेंगे इस केस में, इस केस को प्रोटिसाइज करेंगे, जज के साथ लड़ाई करवाएंगे और ये सियासी बुनियादों पर केस लड़ा जाएगा। ये लीगल बैटल नहीं होनी। देखिए केस बड़ा वाज़ेह है। अगर ये बात करें तो खान साहब कहते हैं कि घड़ी जो है उसकी जो अदायगी हुई है तोशाखाना में, जो पैसे जमा कराए हैं वो शफीक ने कराए हैं। मैं शफीक को अभी भी मिलकर आया हूँ दुबई से, ये भी तकरीबन 2 महीने पहले, 1.5 महीने पहले मेरी उनसे मुलाकात हुई है। शफीक साहब कहते हैं कि घड़ी मैंने ली नहीं, खान साहब कहते हैं कि घड़ी शफीक ने ली है। वो ये भी कहते हैं कि अंडर वैल्यू किसी ने की है तो उसमें भी मेरा कसूर नहीं है, मैंने तो नहीं की ना, अंडर वैल्यू किसी ने की। जो अप्रेजल था या जो मिलिट्री सेक्रेटरी था या जो भी था, वो तमाम लोगों का तो रोल बाद में आएगा ना। बेनिफिशियरी तो आप हैं, तो रोल तो आपका बनता है ना पहले कि जनाब आपने ये ली भी नहीं। तो वो कहेंगे, वो कह रहे हैं मुझे कैसे पता? आपने रिटेन किया ना, एस्टिमेट लगाया, आपने रिटेन करनी चाहिए ना, ये आपके स्वाब दी थी ना, वरना तो ऑक्शन होना था। तो आपने उसको रिटेन किया और रिटेन करते साथ ही आपने बताया कि रिटेन है, लेकिन आपने पैसे उसके बकौल आपके जो आपकी एडमिटेड पोजीशन। तो शफीक साहब अदालत में गवाही देंगे?
क्यों नहीं देंगे जी? तैयार हैं? आपसे हुई है बात? 100% तैयार है। वो कहते हैं मेरा नाम अगर इस्तेमाल किया तो मैं इनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। अदर सिद्दीक साहब, अच्छा बेनिफिशियरी हैं खान साहब। मैं इस सादगी पे कुर्बान क्यों ना चले जाऊं? मैं इस सादगी पे कुर्बान क्यों ना जाऊं? वारे वारे जाऊं इस सादगी के ऊपर। शफीक से मुलाकात भी कर रहा है, पता नहीं किस कैपेसिटी में मुलाकात हो गई है। बड़ी बड़ी खुशी हुई है मुझे इस बात की। और दूसरी बड़ी मजेदार बात बता दूं, अजहर सिद्दीक सिर्फ 2 पेशियों के लिए गिरा प्रोसिक्यूटर। जानता हूं ये जो मैंने ऐनक पहनी है मैंने शफीक से ली थी। अजहर भाई ये घड़ी जो मैंने पहनी है ये शफीक से ली हुई है। आप कौन सी बात कर रहे हैं? आप हर बात को डाउट ना करें। ओहो ला सुन लेना, हिम्मत करे आराम से सुने जरा। अब मैं डॉक्टर अनवर सजाद की बड़ी जबरदस्त 2 बातें बताने लगा हूं। सफाई निस्फ वाले जुर्म है। ओ भाई मैं सफाई दे रहा हूं, सफाई तो ये दे रहे हैं, ये पेश कर रहे हैं सफाई। अब जरा आगे सुनिएगा, बड़ी मजेदार बात बताऊंगा आपको कि तारीख गवाह देगी इस बात की कि तोशा खाना की डिटेलें अजहर सिद्दीक ने निकाली 1990 तक की। गाड़ियां, वो जो गाड़ियां दी नहीं जा सकती वो गाड़ियां आ गई। उसके बाद तोशा खाना के ऐसे होशरुबा इंकशाफात हुए, क्या एक्शन ले लिया आप लोगों ने? 1947 से मैं डिटेलें मांग रहा हूँ। ये साम मार के बैठे हुए वहां तक, बताएं कौन को? यानी ये तोशा खाना एक घड़ी ना खेलें, बात करें मेरिट की ऊपर। और एक बात बता दूं आपको, अजहर सिद्दीक को प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किया था, 2 पेशियों पे गया। उसके बाद इसको विड्रॉ नहीं किया और प्रोसिक्यूटर नया आ गया। उस प्रोसिक्यूटर ने बैठकर जो कुछ किया रिकॉर्ड के पास आपके सामने, और अपील फाइल नहीं की गई नैब ने। इसी तरह जहां मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस नैब ने किए हैं, कोई अपीलें फाइल नहीं की। वो डिले करना था उस टाइम केस में आप लोगों ने, और आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे हुए थे हाई कोर्ट ने, उनके जवाब नैब के पास मौजूद नहीं थे। केस को लंबा करना था, मजीद पेशियां लेनी थी, उनको मजीद लटकाना था। इस वजह से जनाब ने वहां पर वक्त मांग लिया था और 2 महीने का वक्त मांगा, फिर आपको महीने का वक्त मिला था। जी जनाब, वो इस तरह भी तो हुआ है ना। टेक्निकली वो पर्पस क्या था वो भी तो दुनिया को मालूम है ना अजहर भाई। कोई पर्पस नहीं है, नहीं है इलेक्शन कमीशन की। तोशा खाना जो है अभी खान साहब का मामला हो रहा है उस पर बात करके आप 1947 से लेकर आ रही है। पहले इस केस को डिस्कस कर लें, बाकी को भी एक-एक करके ले आएंगे। जैसे पनामा के अंदर बाकी कितने नाम थे, उन तमाम नामों को तो साइड पर कर दिया ना। तो पहले तो नवाज शरीफ साहब को, ये शरीफ फैमिली को ले आए थे, उनके ऊपर केस आपने कर लिया, बाकी तमाम लोग सब गायब हो गए। इसी तरह आप आने देना। अब खान साहब का जो मामला है इसको तो पहले हल होने दे। तोशा खाना में वो गाड़ी भी ले आएंगे जो बेसिकली जी अगर साहब ने दिया था। चल चलिएगा, आपको किसने कहा? बिल्कुल आपको किसने कहा? वो भाई ये तो एक इस्तगासा चल रहा है। अभी तो इलेक्शन कमीशन के इख्तियार की बात है कि वो इस्तगासा दायर कर सकता है या नहीं कर सकता। सवाल ये है, आप कदम तब रखेंगे जब आपको दरवाजा खुला मिलेगा। जब दरवाजा आपको खुला नहीं मिलना तो आप ये कैसे इख्तियार इस्तेमाल कर सकते हैं? ठीक है ना जी, ये ज़हन में रखें आप ये बात। तो ये दरवाजा आपके ख्याल में सुप्रीम कोर्ट बंद करेगी? ओहो, ये देखेंगे, ये जुडिशियल रिव्यू में तय होना है। दायरा इख्तियार हाई कोर्ट तय करेगी या सुप्रीम कोर्ट तय करेगी। जब दायरा इख्तियार, लेकिन हाई कोर्ट में तो आपको एतमाद ही नहीं है सर। वो सर वो तो मैंने सुन ले मेरे से। अब अपना आमिर साहब जो है ना, 4 मैं गवाऊं, मैं मुझसे सुन लें। मैं अपना प्रोहिबिटेड फंडिंग केस में मैं गया, फिर ये वाला केस जो वापस नहीं ले रहे, फिर टैरियन वाइट का केस आपने देख लिया, 2 जजों ने कह दिया बनता नहीं है, इन्होंने पकड़ के बेंच तब्दील कर दिया। फिर उसके अंदर आपने देखा कि जब कहा कि गिरफ्तारी जायज है, हालांकि गिरफ्तारी जब बेल के लिए आ जाए जायज नहीं हो सकती, सुप्रीम कोर्ट ने वो भी कह दिया। नजर आ रहा है चीफ जस्टिस के बारे में, उनके बारे में उन्हें तो जस्टिस मंसूर अली शाह के प्रिंसिपल को सामने रखते हुए खुद ही इस केस से हट जाना चाहिए। सर ये मुझे बताएं कि 16 सितंबर के बाद क्या होगा, क्योंकि 16 सितंबर के बाद 16 सितंबर के फिर बाद क्या होगा, क्योंकि 16 सितंबर तक तो शायद आप दरवाजा खुलने की उम्मीद रख सकते हैं। उसके बाद तो बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में ऑब्वियसली ये चीजें चली हैं, खुद सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तरफ से ऑब्जेक्शंस आते रहे कई केसेस के अंदर। देखिए मैं एक बात बता दूं, हमें कोई डर या खौफ नहीं है, हमें अदालतों पर यकीन है। बड़ी वाज़ेह तौर पर बता दूं आपको, ये अदालतों ने आइन और कानून के मुताबिक फैसले करने हैं। यहाँ दायरा यानी इतनी एविडेंस सामने आ जाए, इन्होंने क्या क्या इल्जाम नहीं लगाए जजों के ऊपर, और कोई इल्जाम साबित नहीं हो सकता, कोई इल्जाम। यहाँ आपके पास खुली एविडेंस मौजूद है, रिकॉर्ड के ऊपर चीजें अवेलेबल हैं चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बारे में, और उन्हें देखें उस प्रिंसिपल को सामने रखते हुए ना खुद पीछे हट जाना चाहिए। मैं बड़ी अदब से अर्ज करूं, आप आए, दायरा इख्तियार तय कर देगी हमारी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तय कर देगी, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट
अच्छा जी, आपके पॉइंट सर आपका आ गया जी, जरा 30 सेकंड मैंने फिर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर एतमाद ये जाहिर करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो फिर रेफरेंस ले आए ना जी, आप रेफरेंस जो है वो फाइल कर दें, प्रेसिडेंट आपका बैठा हुआ है तो आप भिजवाइए रेफरेंस उनके खिलाफ, अगर आप समझते हैं कि वो ठीक नहीं है तो। लेकिन बात ये है कि जहां पर समझ आएगा कि हमने होना है, जज पर इल्जाम लगा दो। देखिए इस तरह तो बात करनी है, ये रेफरेंस फाइल करने का आपका शौक है, कभी अल्लाह रखते हैं मोहम्मद बूटे से क्या क्या करवाते रहे, ये हमारा कोई शौक नहीं है रेफरेंस फाइल कराना, हमारा काम है कोर्ट के अंदर आइन और कमाल हो गया सर। ये काजी फाइज ईसा साहब के खिलाफ रेफरेंस कैसे आया था, उसके बाद खुद तस्लीम किया गया कि भाई हमसे गलती हुई है, फिर बताया गया कि गलती हमसे करवाई गई है, तो इतने बड़े जज के ऊपर रेफरेंस आ गया था, तो हाईकोर्ट तो फिर भी बाद में आती है। नहीं सर, ना जस्टिस काजी फाइसा का केस आज भी जाजे है, जिस तरह पनामा की मनी ट्रेल नहीं दे सका खानदान, इस तरह उनका खानदान मनी ट्रेल नहीं दे सका, उनके इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट ने जो प्रोसीडिंग की थी वो भी सारा कुछ साफ। जिस बातों में अभी नहीं जाना चाहता, आप जिस जमात की आप बात कर रहे हैं ना, उस जमात के चेयरमैन कह रहे हैं, वो पार्टी कह रही है कि हमने गलत किया था ये भेज के, तो फिर ये क्यों कह रहे हैं, इसका मतलब वो गलत कह रहे हैं। मैं फिर अर्ज करता चलूं सर, थोड़ा टाइम शॉर्ट है, मुझे बताएं इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि खान साहब गलत कह रहे हैं, उनको डट जाना चाहिए था इस मसले पे कि रेफरेंस ठीक भेजा था। ना 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 समझिएगा, वो बात हो रही है टेक्निकलिटीज के ऊपर, रेफरेंस बजाने का तरीकाकार एक और है, सवाल है एविडेंस के हवाले से। हर एक को यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रिपोर्ट आज भी देख लें आप, उसके अंदर आज भी मनी ट्रेल नहीं दे सके, जिस तरह पनामा का मनी ट्रेल। रेफरेंस को फोकस कर रहा हूं मैं, ये कह रहा हूं आप कह रहे हैं रेफरेंस चीफ जस्टिस, एक अपकमिंग चीफ जस्टिस और जज सुप्रीम कोर्ट के, उनके ऊपर भेजा, वो जब बाउंस बैक हुआ तो उन्होंने तस्लीम किया कि हमारी गलती थी। ओहो, बहुत तरीका कार पे गलती की बात हो रही है, जहां तक एविडेंस की बात है, एविडेंस सारी आज भी रिकॉर्ड के ऊपर अवेलेबल है कि उन पे रेफरेंस भेजा जाना चाहिए था, लेकिन सही तरीके से भेजा जाना चाहिए था। खान साहब ये कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। आप कह रहे हैं कि खान साहब ये कहते हैं कि सही तरीके से भेजना चाहिए था, हमने गलत तरीके से रेफरेंस भेजा। वो ये नहीं कहते। एक मिनट उनको कहने दो, वो बता रहे हैं। रेफरेंस का जो तरीकाकार है, रेफरेंस के मुताबिक जो टेक्निकलिटीज रह गई थी, मैं चेयरमैन पीटीआई की बात कर रहा हूं, वो समझते हैं कि तरीका गलत था लेकिन भेजा जरूर जाना चाहिए था। नहीं देखें, मैं बता रहा हूं चेयरमैन पीटीआई का इस पे क्या ओपिनियन है वो मुझे नहीं अंदाजा कि वो क्या कहना चाहते हैं, क्या नुक्ता नजर उनका है। मैं तो आपके सामने आईनी और कानूनी पोजीशन रख रहा हूं। और ओके फाइन, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि जिनका आप केस कंटेस्ट कर रहे हैं उनका ये ख्याल है कि वो गलत हुआ था। जी गुड। अब वो कहते हैं कि ये फरोग नसीम साहब ने जो है ना, ये उनका ब्रेन चाइल्ड था, ये रेफरेंस उनकी तरफ से ये आया है, ठीक है। फरोग साहब कहते हैं कि जिस तरीके से सबको पता है, तो प्राइम मिनिस्टर के नोटिस में आया, उसके बाद उनको इतला दी गई, ठीक। अटॉर्नी जनरल ने भी उनको बाद में बताया, तो पहले तो प्राइम मिनिस्टर ने बोला और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने बुलाया हम लोगों को, रेफरेंस वहां से आया। थैंक यू सो मच हसन अयूब साहब, अजहर सिद्दीक साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने गुफ्तगू सुनी। अब तोशा खाना से क्या निकलना है, क्या क्या निकलना है, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन हमारे यहाँ टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर कई केसेस लटकते रहे, एक दिहाई पे चलते रहे और नतीजे जो है वो उसके नहीं निकल पाते। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ज़रा मईशत पर बात होगी, माशी मैदान से अच्छी खबरें आ रही हैं क्या, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अच्छी माशी खबरों का सिलसिला जारी है। आज मुत्तहदा अरब अमारात ने $1 अरब पाकिस्तान को दिए हैं। गुज़िश्ता रोज़ सऊदी अरब से $2 अरब का डिपॉजिट मौसूल हुआ था। आज ही IMF बोर्ड की तरफ से स्टैंड बाय प्रोग्राम की तौसीक का भी कभी इम्कान है, जिसके तहत 9 माह में $3 अरब पाकिस्तान को मिलने हैं। ये सिर्फ $3 अरब नहीं बल्कि इससे IMF सपोर्ट भी मिलनी है। प्रोग्राम के दौरान पाकिस्तान को बैरूनी फाइनेंसिंग की ज़मानत मिल गई है। दोस्त ममालिक और दीगर मल्टीलैटरल और कमर्शियल कर्जे इसी पैकेज का हिस्सा हैं। इन अच्छी खबरों के असरात पाकिस्तान की मईशत पर आना शुरू हो गए हैं। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर बढ़ रही है। स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान है। पाकिस्तान का डॉलर बॉन्ड 27% बढ़ा है। अहम सवाल यह है कि IMF प्रोग्राम से जाहिर होने वाले मस्बत असरात कितने पायदार हैं और इससे आम आदमी की जिंदगी पर क्या फ़र्क पड़ेगा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर फ़ारूक साहब, इकोनॉमिस्ट हैं, उनसे ज़रा बात करेंगे। फ़ारूक सलीम साहब, ये बताइएगा कि ये अगर कहा जाए कि IMF प्रोग्राम के बाद डिफ़ॉल्ट का ख़तरा टल गया है, तो क्या ये दुरुस्त होगा और कितने अरसे के लिए? जी, ये कहना बिल्कुल दुरुस्त होगा कि ख़तरा टल गया है।
खतरा ख़त्म नहीं हुआ। देखिए, जो 3 अरब का स्टैंड बाय एग्रीमेंट है, वो इजाफी कर्जा लेना है हमने। वो कोई ये ना समझा जाए कि कोई बर्फी या लड्डू का डब्बा है। इजाफी कर्जा है, वो कर्जा हमें उतारना भी होगा। तो खतरा टल गया है, खतरा ख़त्म नहीं हुआ। और अभी अगले 3 महीने के दौरान बड़ी सख्त शराइत हैं। शायद $1 बिलियन तो मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद एक प्रोग्राम है, उसका रिव्यू किया जाएगा। जो शराइत रखी गई हैं, जो हमसे तवक्को है, वो जांचा जाएगा कि वो तवक्कुआत पूरी हो रही हैं या नहीं हो रही। उसके बाद फिर आप सोचिए कि शायद 3 डिफरेंट हुकूमतों को ये बिलियन डॉलर मिलना है। एक शायद इस हुकूमत को मिले, फिर अबूरी हुकूमत आएगी, फिर इलेक्शन के बाद वाली हुकूमत आएगी। तो अभी मामला काफ़ी सख्त जो है वो बाकी हैं। और अगर ये कहा जाए कि जो पाकिस्तानी अवाम है, 26 करोड़ पाकिस्तानी हैं, उनके लिए जो मुश्किल वक्त है वो भी मुस्तकबिल में है, वो माजी में नहीं है। डिफिकल्ट टाइम इज एक्चुअली अहेड ऑफ अस। ठीक है, अब ये जो जिनेवा में माहौलियाती कॉन्फ्रेंस पर पाकिस्तान से 9 अरब डॉलर के वादे किए गए थे IMF प्रोग्राम से, इस पे कितने हम वसूल होंगे, हमें आपको क्या लगता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि वो शराइत के साथ वादे थे, वो कोई अनकंडीशनल वादे नहीं है। और उनके लिए हमने बहुत सारी वादे किए हैं कि हम सैलाब ज़दगान के हवाले से ये काम करेंगे, हम प्रोजेक्ट्स बना के आपके सामने पेश करेंगे, और फिर वो प्रोजेक्ट की अप्रूवल होगी। और अगर वो अप्रूवल हो जाती है तो फिर वो जो है उसकी फाइनेंसिंग आएगी, उसके पैसे एक्चुअली मिलेंगे। तो वो इतने कोई नियर टर्म वाला मामला नहीं है, क्योंकि अभी वहाँ तो हमने काम शुरू भी नहीं किया है। अभी ये है कि हमारे जो ज़खायर हैं स्टेट बैंक के पास, वो आप सोचिए कि 4 अरब डॉलर रह गए थे। अब वो 2 अरब उसमें सऊदी जमा कर लीजिए, 1 अरब आप UAE से जमा कर लीजिए, तो वो अचानक 4 से 7 पे पहुंच जाएंगे। और उसका असर ये होगा कि 1 महीने के अगर हमारे पास रिजल्ट बचे थे जो इंपोर्ट करने के, तो अब हम 1.5 महीने पे चले गए। और उसका असर रुपए पे आप ऑलरेडी देख रहे हैं कि रुपए के हवाले से ज़रा गैर यकीनी की जो फजा थी वो थोड़ी सी कम हो जाती है, और रुपया जो है वो 2-3 रुपए बढ़ जाता है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं वो मेरे नज़दीक टेम्परेरी हैं। जब तक हम अपने जो स्ट्रक्चरल ढांचा है उसके अंदर कोई इस्लाहात नहीं लेके आते, या इस्लाहात लाना शुरू नहीं कर देते, और आलमी मालियाती इदारे हैं उनको एक पैगाम नहीं जाता कि पाकिस्तान जो है वो इस्लाहात की रॉ में या इस्लाहात की सड़क तो जो अगला फेज है वो बड़ा टफ है, बिकॉज आपको टफ डिसीजंस करने हैं, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करनी है, इस्लाहात की तरफ जाएंगे तो फ्यूचर डिटर्मिन होगा, और जो इंटरनेशनल फाइनेंसर्स हैं उनकी या पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट होनी है उनकी डायरेक्शन बनेगी। ये जो IMF ने सर्कुलर डेट को अभी भी बड़ा रिस्क करार दिया है, और पाकिस्तान की सर्कुलर डेट में इजाफे पर आपको लगता है कि जो हमारी सिचुएशन रही है ये एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन भी है, काबू पा लेगा पाकिस्तान इसमें? देखिए, हुकूमत पाकिस्तान गर्दिशी कर्जाजात पे काबू पाने का जो तरीका अपनाए हुए है पिछले कई सालों से, वो ये है कि टैरिफ का रेट बढ़ा देते हैं। देखिए, जो गर्दिशी कर्जा इकट्ठा होता है, वो एक वजह, उसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि 25% बिजली तकरीबन जो है वो चोरी हो जाती है। दूसरी बहुत बड़ी वजह उसकी ये है कि 10% ऐसे बिल हैं जिनकी वसूली नहीं हो पाती। तो आप सोचिए कि अगर 100 यूनिट बनाया जा रहा है, अगर 100 यूनिट हुकूमत पाकिस्तान खरीद रही है, तो उसमें से 25 तो चोरी हो जाता है, 10 की वसूली नहीं हो पाती, तो 35% जो यूनिट्स हैं वो तो आप सोचिए कि वो निकल गए, वो ज़ाया हो गए। अब जब तक ये 35 यूनिट जो है, 35% यूनिट जो है वो ज़ाया हो जाते हैं, और कोई इस्लाहात का कदम नहीं उठाया जाता, सिर्फ टैरिफ बढ़ा दिया जाता है, तो वो तारीख हमें बताती है कि टैरिफ बढ़ाने से ये मामला तय होने वाला नहीं। अभी भी मुझे लगता है कि वही वाले इक़दाम अप्लाई किए जा रहे हैं। मैं जरा आपकी मौजूदगी से ये मुझे बताइएगा, फ़ायदा उठाते हुए, कि ज़राई शोबे में जो इन्वेस्टमेंट की जो हालिया इक़दाम उठाए गए हैं, इसका फ्रूट कब मिलेगा? ये किस तरह हमारे लिए जो है हेल्पफुल होंगे? देखिए, ये लैंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम बहुत ही ज़बरदस्त आलाकार है। इसके ऊपर अमल दरामद कैसे होता है वो सबसे बड़ा सवाल है।
देखिए इसके अंदर ड्रोन इस्तेमाल किए जाएंगे, इसके अंदर सैटेलाइट इमेजरी इस्तेमाल की जाएगी और बहुत सारा जो आप सोचिए जो बैरन लैंड है जिसपे इस वक्त कुछ नहीं उगाया जा रहा, उसको रिक्लेम भी किया जा सकता है। जिस पे ऑलरेडी गंदम या चावल उगाया जा रहा है उसका सर्वे के नतीजे में फिर ढूंढा जा सकता है कि उसकी जो प्रोडक्शन है, जो पैदावार है, उसको किस तरह बढ़ाना है। अभी ये आलम है कि हम एक जो हेक्टर है जमीन का, उसमें 3 मेट्रिक टन से ज्यादा गंदम नहीं उगा पाते हैं और दुनिया भर में आप अंदाजा कीजिए कि 5-6 मेट्रिक टन, कुछ ममालिक 10 मेट्रिक टन पे भी जा रहे हैं। अगर हम 3 से 6 पे चले जाते हैं तो न सिर्फ पाकिस्तान की अपनी सारी की सारी गंदम की जरूरियात पूरी हो जाएंगी, हम इस खित्ते के जो एक फूड बास्केट भी बन सकते हैं। तो पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। अब देखने का वक्त ये है कि उसके उन स्कीमों के ऊपर अमल दरामद कैसे होता है। राइट। और एक दुनिया भर में जी भाई साहब, दुनिया भर में जो अफवाज हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं, चाहे वो इंडिया की फौज हो, चाहे वो इजराइल की फौज हो, चाहे वो मिस्र की फौज हो, क्योंकि कुछ नेचुरल स्ट्रेंथ है फौज के अंदर जिनकी जरूरत है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, जैसे लॉजिस्टिक्स है, जैसे मैन मैनेजमेंट। ये यूजुअली दुनिया में जो फौजी इदारे होते हैं ये दोनों उनकी स्ट्रेंथ होती है। राइट, थैंक यू सो मच। डॉक्टर फारूक सलीम साहब हमारे साथ मौजूद और बता रहे थे कि इकोनॉमिक डिसीजन जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करनी है उसका इम्पैक्ट किस तरह आएगा और क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ज़रा बात करते हैं गिलगित बल्तिस्तान की। गुज़िश्ता हफ्ते जाली डिग्री केस में वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद की नाअहली के बाद तहरीक इंसाफ मुल्क में इक़्तिदार से मुकम्मल तौर पर बाहर हो चुकी है। वज़ीर आला की नाअहली के बाद चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जानिब से नामजद उम्मीदवार राजा आज़म खान का नाम सामने आया, जिस पर पार्टी अरकान मुनक़सिम नजर आए। इसके अलावा मरकज़ से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पीपल्स पार्टी के हिमायत याफ्ता तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ रुकन और साबिक वज़ीर सेहत हाजी गुलबर खान का नाम पर भी इत्तफाक हुआ। तो एहतजाजन गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी के अपोजिशन लीडर अमजद हुसैन एडवोकेट और शहजाद आगा ने अपना इस्तीफ़ा स्पीकर असम्बली के पास जमा कराया। मकामी लीडरशिप के इंतहाई इकदाम के पेश नज़र मुशीर वज़ीर आज़म कमर ज़मान कायरा ने गिलगित बल्तिस्तान का दौरा किया और पीपल्स पार्टी, नून लीग और JUI के अरकान से मुलाकात की। इसके अलावा कमर ज़मान कायरा ने तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ ग्रुप्स के लीडरान से भी मुलाकात की और उन्हें कम अज़ कम तहरीक इंसाफ के 12 अरकान की हिमायत साबित करने का कहा, ताकि अपोजिशन के 8 अरकान के इश्तराक से मखलूत जो एक हुकूमत है वो अमल में लाई जा सके। दूसरी जानिब साबिक वज़ीर ख़जाना जावेद मनवा हम ख्याल ग्रुप की सरबराही कर रहे हैं। उनका दावा है कि उन्हें 17 अरकान की हिमायत हासिल है और हुकूमत बनाने की पोजीशन में वो हैं। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के कायदे ऐवान का इंतखाब कल होना है। असम्बली में कल मेंबरान की तादाद 32, कुल टोटल जो नंबर है वो 32 है। कल इसका फैसला होना है, जिस में उम्मीदवार को 17 वोट पड़ेंगे वो कायदे ऐवान मुंतखब होगा। आज तहरीक इंसाफ के 4 उम्मीदवार ने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं, जिनमें जावेद मनवा, हाजी गुलबर खान, राजा आज़म खान और राजा ज़करिया मकबूल शामिल है। इस हवाले से बात करने के लिए हम ख्याल ग्रुप के सरबराह जावेद मनवा हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। जावेद मनवा साहब, ज़रा ये बताइएगा कि कल क्या होने जा रहा है। ये जो बड़ी ग्रुपिंग हो गई है, आपको जिन मेंबरान की हिमायत हासिल है, क्या तमाम का ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है या अपोजिशन के लोग भी जो अरकान भी है जो है वो आपके साथ शामिल है? शुक्रिया आदिल, बहुत मेहरबानी। आपने अहवाल खुद तकरीबन सारा बता दिया। जोड़ तोड़ जो है वो इस वक्त उरूज के ऊपर है और पुरानी तहरीक इंसाफ यानी उसमें एक फॉरवर्ड ब्लॉक है जिसको हाजी गुलबर साहब हेड कर रहे हैं, एक हम ख्याल ग्रुप है जिसमें मैं, राजा आजम साहब और राजा ज़करिया साहब मौजूद हैं, और हम चारों ने जो है वो कल के इस इंतखाब के लिए अपना कागजात नामजदगी जमा कराई है और हम इस वक्त जो है मशावरत के अमल में हैं। मैं अभी भी बार बार टेलीफोन इसीलिए काट रहा था कि ये मुशावरत जारी है। इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि हम ख्याल ग्रुप जो है इसी में से कल कायदे ऐवान जो है वो इंशाल्लाह मुंतखब होंगे और अभी मशावरत जो है वो अपने मंतकी अंजाम की तरफ बढ़ रही है। आज रात किसी भी पहर जो है इसके ऊपर इत्तफाक कर लेंगे और मैं पहले दिन से कहता जा रहा हूँ कि हमारी कोशिश है कि गिलगित बल्तिस्तान की इस सियासी मंजरनामा और गिलगित बल्तिस्तान की हैसियत जो है सियासी हैसियत के एतबार से कलेक्शन गवर्नमेंट जो है सूट करेगी गिलगित बल्तिस्तान को और इस मरहले पे हम पीपल्स पार्टी के काबरीन के साथ भी मुशावरत में हैं। अगरचे नून लीग ने जो है वो अपना पलड़ा जो है
अपना वजन जो है वो हाजी गुलबर के पलड़े में डालने की अनाउंसमेंट जरूर। तो ये जो कायरा साहब वहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने क्या किया? 8 मेंबरान की खबर है, उनके साथ भी राब्ते में। देखिए, कायरा साहब ने तमाम के साथ जो है वो अपनी मुशावरत की। कल बातचीत हमारी भी हुई, हमारी टीम की भी हुई, इंडिविजुअली भी हुई। उसके बाद कायरा साहब और अपोजिशन लीडर साहब, पीपल्स पार्टी के जो सूबाई सदर हैं, वो आज कराची तशरीफ ले गए हैं और वहाँ पे 9 बजे। थैंक यू सो मच। जावेद मुनवा साहब उम्मीदवार हैं, वजीर आला बलूचिस्तान के, हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे। आज एक अफसोसनाक वाकया, दहशतगर्दों ने एक बार फिर मासूम लोगों को मारने की बुज़दिलाना कोशिश की। योब कैंट में सुबह के वक्त दहशतगर्दों के एक ग्रुप ने हमला किया, जिसको सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर वक्त और मौसर कार्रवाई के नतीजे में नाकाम बनाया। तमाम दहशतगर्दों को घेरे में लेकर हलाक कर दिया गया। इस दौरान 4 जवान शहीद और कुछ जख्मी हुए, मगर जान पर खेलकर मुल्क को बड़े नुकसान से महफूज रखा गया। ये कोई आइसोलेटेड वाक़या नहीं है। गुज़िश्ता कई दिहाइयों से सिक्योरिटी फोर्सेस से ऐसे हमलों को पसपा कर रही हैं दहशतगर्दों के, और उनके मज़मूम मकासद को, अज़ाइम को नाकाम बना रही हैं। एक ग्रैंड मंसूबे के तहत ये दहशतगर्द अपने गैर मुल्की हैंडलर्स के कहने पर मुल्क में बदअमनी फैलाने में मसरूफ़ हैं। इस हवाले से मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल से फ़ायदा उठाने की हिकमत अमली अपनाई जा रही है। ज़राए के मुताबिक ये हमला भी उसी सिलसिले की कड़ी है। IMF प्रोग्राम की बहाली, सऊदी डिपॉजिट और उसके नतीजे में पाकिस्तान की माशी अशारियों में बेहतरी के आसार को मुल्क दुश्मन अनासर हजम नहीं कर पा रहे। इस मकसद के लिए जदीद असलहे का इस्तेमाल किया जाता है, जो अमरीकी फ़ौज अफगानिस्तान में छोड़ गई है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में होने वाले दहशतगर्द हमलों में यही असलहा इस्तेमाल किया जाता रहा। अगरचे अफवाज पाकिस्तान लादवाल कुर्बानियाँ देकर इस ग्रैंड मनसूबे को नाकाम बना रहे हैं, लेकिन पायदार हल के लिए खारजा सतह पर भी इस मसले को उजागर करना ज़रूरी है। उसके अलावा दीगर सिक्योरिटी इदारों जैसे पुलिस, लेवीज़ और FC एहलकारों की सलाहियतों को भी मज़ीद बेहतर बनाने की ज़रूरत है। ये तमाम इदारे मिलकर एक मरबूत पॉलिसी के तहत काम करेंगे तो दहशतगर्दी जैसे नासूर का खात्मा मुमकिन हो सकेगा। आदिल अब्बासी जी, अल्लाह हाफ़िज़।